Hello everyone, welcome to my channel Books Ka Funda. My name is Nikita Gupta and I am a graduate in microbiology honors from Gargi College, Delhi University. I am a postgraduate in human genomics from Punjab University, Chandigarh, and I did my MBA in finance from ICFI Business School. Moreover, I have 3+ years of corporate experience. I always wanted to get into this teaching line, and definitely through my channel you will get to learn a lot. So stay tuned, subscribe my channel Books Ka Funda and follow for more videos. मैंने 2 दिन पहले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, जो है लाइफ प्रोसेसेस. उसका मैंने एक छोटा सा पार्ट एक्सप्लेन किया था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. आप मेरे पेज पे जाओ, उस चैनल पे आपको एक वीडियो दिखेगी, उस वीडियो को जाकर देखो. कोई भी डाउट्स आपके पास है कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड करना. आज मैं उसके आगे का आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूँ, जो कि है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. कहने को 2 शब्द का टॉपिक है, बट इसमें काफ़ी कुछ है. तो मेरे साथ इस वीडियो को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए. जहाँ भी आपको डाउट लगता है, कोई भी मन में क्वेश्चन आता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए. चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है, तो आज का हमारा एजेंडा क्या है. आज हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, अमीबा में कैसे होता है, पैरामीशियम में कैसे होता है, उसके अलावा सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं, वो कैसा न्यूट्रिशन दिखाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसी होती है, और 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं, माइकोरिज़ा और लाइकेंस. चलिए सबसे पहला टॉपिक है हेटेरोट्रॉफ्स, उसके बारे में पढ़ते हैं. हेटेरोट्रॉफ कौन होता है. हेटेरोट्रॉफ इज एन ऑर्गेनिज्म जो दैट इज अनेबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन फूड and therefore it relies on other sources, specifically plant and animal matter. अब ह्यूमंस हो गए, हम घर के अंदर खाना बनाते हैं, तो खाना, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर पा रहे हैं. अब वो खाने के अंदर हमें सब्ज़ी चाहिए, दाल चाहिए, वो सब हमें प्लांट से मिलते हैं, तो हम भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं. अब एनिमल्स हैं, लायन है, टाइगर है, ये सब भी हेटेरोट्रॉफ्स है. इनफैक्ट जो काउज होती है, गोट्स हो गई, कहने को वेजिटेरियन है बट डिपेंड तो प्लांट पर ही है ना, तो ये भी हमारे हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं. तो जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाता, उसके लिए उसको अलग से डिपेंडेंसी होती है किसी और सोर्स पे, जैसे कि प्लांट या एनिमल मैटर, उसको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं. अब जितने भी एनिमल्स होते हैं, ये जितने भी नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना नहीं बना सकते, तो उनको रिक्वायरमेंट होती है बाहर से खाने की. ठीक है. अब क्या सारे प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है? सोचो, नहीं, सारे प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता. इसी वजह से सब प्लांट्स अपना खाना नहीं बना सकते. अब इसके बारे में हम इसी टॉपिक में आगे पढ़ेंगे. तो जितने भी ह्यूमंस हो गए या ऑर्गेनिक मैटर हो, वर्टिब्रेट्स हो गए, ये सब ऑर्गेनिक या सॉलिड या लिक्विड फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. प्लांट खाना क्यों बनाते हैं? क्योंकि जितने भी उनके प्रोसेसेस हैं, ट्रांसपिरेशन है और उनका फोटोसिंथेसिस है, उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए. तो जब तक खाना सिंथेसाइज नहीं होगा, उनको एनर्जी नहीं मिलेगी. उसी तरीके की ह्यूमंस और वर्टिब्रेट्स को भी एनर्जी चाहिए. उसके लिए वो जितना भी ऑर्गेनिक, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में फूड होता है, उसको कंज्यूम करते हैं और उससे एटीपी रिलीज होता है. अब फंगस जो होता है वो क्या करता है? अच्छा, फंगस कहाँ ग्रो करता है? हमारे पास मशरूम है. मशरूम एक टाइप का फंजाई है. वो कहाँ ग्रो करता है? डैम्प और ह्यूमिड प्लेसेस में. जहाँ थोड़ा वेट एरिया होता है, फंगस वहाँ ग्रो करता है. ठीक है. तो फंगस जो है, जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसके ऊपर फीड करते हैं. ठीक है. अब 3 डिफरेंट टाइप्स के हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. होलोजोइक होता है, सैप्रोफिटिक होता है और पैरासिटिक होता है. अच्छा, अगर मैं
इसके ये डायग्राम को आपको समझाऊं तो इस डायग्राम में क्या है, चलिए ठीक है। इस डायग्राम में क्या है, ये हमारा एक फूड वेब है। फूड वेब क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है इस इकोसिस्टम में उनके बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन होता है, फ्लो ऑफ फूड क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, उसको हम एक फूड वेब कहते हैं। फूड चेन एक सिंपल स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन होती है, बट फूड वेब में सभी ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड होते हैं, उसे हम फूड वेब कहते हैं। अच्छा, अब अगर मैं फूड वेब की बात करूं तो इसमें आप देख सकते हो नीचे जो ये ग्रीन वाला एरिया है इसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में प्लांट्स आ गए, कुछ बैक एल्गे भी होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। नेक्स्ट जो ये चार लेवल है ये हमारे हेट्रोट्रॉफ्स के हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि सीधे डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, जैसे काऊ, बफलो, जितने भी वेजिटेरियन है, जीब्रा हो गया, जिराफ हो गया, ये सब हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद होते हैं सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, जैसे कि हम वी कैन ईट, ह्यूमंस कैन ईट एनिमल्स, ठीक है। टाइगर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टाइगर भी प्राइमरी कंज्यूमर को खा सकता है। उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाइन की बात करूँ, लाइन कैन ईट ह्यूमंस, लाइन कैन ईट प्राइमरी कंज्यूमर एज वेल, सो वी कैन कैटेगराइज लाइन एज टर्शियरी कंज्यूमर्स। और कोऑर्डिनरी कंज्यूमर्स होते हैं जो कि टर्शियरी को भी खा जाते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट देयरफॉर एट द टॉप ऑफ द फूड वेब। तो फूड वेब में सबसे ऊपर हमारे कोऑर्डिनरी आते हैं और सबसे नीचे हमारे प्रोड्यूसर्स आते हैं, ठीक है। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर होगा। अब अगर मैं बात करूं होलोजोइक न्यूट्रिशन की, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जो कि अपना फूड माउथ के थ्रू लेते हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो। अब एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, हम सब अपने मुंह के हेल्प से ही खाना इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन हो सकता है? इट कैन बी हर्बीवोर्स, इट कैन बी कार्निवोर्स, इट कैन बी ओमनिवोर्स, डिकम्पोजर्स एज वेल, राइट, ठीक है। अब हर्बीवोर्स हमने बताया, हर्बीवोर्स कौन होते हैं? हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। इन शॉर्ट दे आर वेजिटेरियन। वेजिटेरियन में ह्यूमंस भी हो सकते हैं, और जिराफ, काऊ, बफलो। सिमिलरली कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और डिकम्पोजर्स, ये सारे हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं। क्या क्या? इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और एक्सक्रिएशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम माउथ के थ्रू फूड बॉडी में लेते हैं जिसको हम इंजेशन कहते हैं। अब फूड जब बॉडी में चला गया उसे डाइजेस्ट होना है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना है, तभी तो वो छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स की तरफ जाकर उनमें एब्जॉर्ब होते हैं, है ना। तो उसके बाद वो डाइजेस्ट हो जाता है, और वो डाइजेशन जो है सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है, जैसे कि शुगर, फैट मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स। उसके बाद ज़रूरी नहीं है उस खाने में सब कुछ ही एब्जॉर्ब हो, सब कुछ ही काम के लायक हो। जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो जाता है वो रहता है, जो नहीं होता वो फिर आगे मूव करता है। और एब्जॉर्प्शन फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर। तो जो फूड हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपलर में कन्वर्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। जब वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसके बाद उसको रिक्वायर्ड टारगेट साइट्स पे भेज देते हैं। उसके बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जैसे मैंने आपको बताया, जो फूड कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं दैट आर टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, तो वो एसिमिलेट होकर लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे एनस में पहुंचते हैं।
एनस इज द साइट वेयर एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस। लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है इजेशन, दैट इज एक्सक्रिएशन। तो जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हुए हैं बॉडी में, या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है या फिर जो एंड प्रोडक्ट्स है किसी भी साइकिल का, दे हैव टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ अ बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन। ठीक है, अभी हम दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या प्रोटोजोआ में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक है अमीबा और एक है पैरामीशियम। अभी आप ये देख रहे हो, ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है। इसमें जो अमीबा है ना, ये अमीबा ने इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाई, और ये है फूड मॉलिक्यूल, उसके ऊपर इसने इसको कवर करके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से स्यूडोपोडिया कहलाती है, उससे कवर करके एक फूड वैक्यूल में उस फूड को अंदर ले लिया। अभी जो ये फूड अंदर चला गया है, ये फिर डाइजेशन के थ्रू आगे बढ़ेगा, और डाइजेशन होकर जो बचेगा उसे अमीबा एक्सक्रीट आउट कर देगा। ठीक है, तो जो स्टेप्स होते हैं, ये जो 5 स्टेप्स होते हैं, ये सब में ही फॉलो होते हैं, जितने भी होलोजोइक न्यूट्रिशन है सब में फॉलो होते हैं। अच्छा, अभी सबसे पहले क्या होता है, ये अमीबा है, अमीबा के पास ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। ये देखो, ठीक है, ये फूड पार्टिकल है रेड वाला। अब स्यूडोपोडिया आएंगी और उसके ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेती हैं, फिर धीरे 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 करके उसको वो इनक्लोज कर लेती हैं, जिसकी वजह से ये फूड वैक्यूल बन गया और ये फूड पार्टिकल बन गया। अभी फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल के थ्रू अमीबा के अंदर चला जाता है, स्यूडोपोडिया पूरी कवरिंग करके उसको क्लोज कर लेता है। ठीक है, उसके बाद ये जो फूड पार्टिकल है ये एब्जॉर्ब होता है बाय दी अमीबा। ठीक है, उसके बाद जो ये फूड पार्टिकल है जितना एब्जॉर्ब हो गया, उसके अलावा जितना बचा है वो एसिमिलेशन प्रोसेस में जाता है, जिसमें उसको रिमूव कराना है बॉडी के थ्रू। एसिमिलेशन के बाद जो कंपाउंड बचते हैं वो इस तरीके से अमीबा की बॉडी के बाहर आ जाते हैं। जो स्यूडोपोडिया ने जो एक कवरिंग बनाई थी, ये स्यूडोपोडिया ओपन अप होता है और ये जितना भी एंड प्रोडक्ट्स है ये बॉडी के बाहर आ जाता है। तो ये होलोजिक न्यूट्रिशन होता है अमीबा में। इसमें भी 5 स्टेप्स होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम पैरामीशियम में एक्सप्लेन करेंगे। पैरामीशियम भी एक तरीके का प्रोटोजोआ है, और इसमें जो न्यूट्रिशन ये लेता है, ये कुछ बैक्टीरिया को खा कर लेता है, ये कुछ बैक्टीरिया को खा के लेता है और कुछ फंजाई को, और बाकी का ऑर्गेनिक मटेरियल को ये खा जाता है, जिसकी वजह से इसको न्यूट्रिशन मिलता है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं इसमें क्या होता है। हमारे पास अमीबा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। ठीक है, पैरामीशियम में ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आप देख रहे हो, इसमें ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, इतने सारे पतले 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 से हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहते हैं, सीलिया। और ये पैरामीशियम की पूरी बॉडी पर होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह होगा, पूरी बॉडी पर होता है। तो जो ये सीलिया होता है ना, ये 2 तरीके से काम करता है, ये 2 चीज़ों में हेल्प करता है पैरामीशियम को। एक तो मूवमेंट में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और दूसरा फूड को कैप्चर करने में और न्यूट्रिशन गेन करने में। जो मेथड होता है ना पैरामीशियम में, जिसकी वजह से वो फूड को इनटेक करता है, उसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस, मतलब सेल को ब्रेक डाउन करना। और ये कब होता है, दिस अकर्स व्हेन फूड पार्टिकल बिकम्स इनगल्फ्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। जो फूड अंदर चला जाता है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से वो इनगल्फ कर लेता है। अभी आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है, इसमें सबसे पहले पैरामीशियम है, पैरामीशियम के पास ये फूड है, ये ओरल ग्रोव है और ये गलट है। सो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सीलिया होता है जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये सीलिया, यहाँ पे ये फूड दिख गया तो पैरामीशियम ने अपनी थोड़ी शेप चेंज करनी शुरू करता है और सीलिया की हेल्प से ये फूड की तरफ बढ़ता है। इसकी बॉडी फूड की तरफ बढ़ती है, जिसकी वजह से वो फूड उसके
इंटीरियर एरिया में एंटर करना शुरू करते हैं। यहाँ पे फूड मूव्स टू दी ओरल ग्रूव बाय सिलियरी मूवमेंट। तो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये मूव करते हैं, जिसकी वजह से फूड उसी ग्रूव में आ जाता है। अब ग्रूव में आने के बाद जब वो एंटर करता है तो एक फूड वैक्यूल बनाता है, जो हमने अमीमा में भी देखा था। फूड वैक्यूल के बनने के बाद अब जो ये फूड है इसको डाइजेस्ट भी करना होता है और एब्जॉर्ब भी करना होता है। तो फूड वैक्यूल में एंटर करने के बाद जो फूड है ये डाइजेस्ट हो जाता है और फिर रिक्वायर्ड डाइजेस्टेड पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो चीज़ें बच जाती है फूड में से जिसको एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं है उसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सो ये हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया है। अभी जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी एक टाइप का न्यूट्रिशन प्रोसेस है जो कि मेजरली हेटेरोट्रॉफ्स में दिखाई देता है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, सैप्रोफाइट्स क्या होता है, टर्म सुनी हुई है सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स को हम डेट्रीवोर्स भी कहते हैं, जो कि डेड और डिकेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं एनर्जी लेने के लिए। ठीक है, ये खाना अपना होलोजोइक न्यूट्रिशन की तरह ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं, जितने भी डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, चाहे वो प्लांट वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, ये उस पर डायरेक्टली फीड करते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेवल मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स इस मोड का न्यूट्रिशन दिखाते हैं उन्हें सैप्रोफाइट्स कहते हैं या फिर डेट्रीवोर्स भी कहते हैं, और ये इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, जो हमारा वेस्ट मटेरियल इकोसिस्टम में इकट्ठा होता है, अगर वो क्लीन नहीं होगा तो उसकी वजह से काफ़ी डिसीजेस इकोसिस्टम में आ सकती हैं। अगर ये डेट्रीवोर्स नहीं होंगे तो उन ऑर्गेनिक और डेड मैटर पे कोई भी फीड नहीं करेगा। अगर वो फीड नहीं होंगे तो वो वेस्ट मटेरियल क्लियर अप नहीं होगा, जिसकी वजह से इकोसिस्टम में काफ़ी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं और न्यूट्रिएंट बैलेंस काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। तो डेट्रीवोर्स उन पे फीड करके उनको क्लीन करते हैं और यहाँ तक कि जितना भी न्यूट्रिएंट बैलेंस है इकोसिस्टम का उसको रेगुलेट रखते हैं। एग्जाम्पल हो गए फंजाई और बैक्टीरिया। जो ये सैप्रोफाइट्स होते हैं ना, ये स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, और जो स्पोर्स होते हैं दे आर वेरी हेल्पफुल इन रिप्रोडक्शन। अब 3 स्टेप्स जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं इन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में, जो सैप्रोफाइट्स है ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले डेड ऑर्गेनिक मैटर में जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर कंपाउंड्स में। प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड्स, तो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करते हैं। दूसरा जो स्टार्च होता है, स्टार्च क्या है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट, उसको ब्रेक डाउन करते हैं शुगर्स में। ग्लूकोज भी शुगर है, स्टार्च भी शुगर है, सुक्रोज भी शुगर है। तो स्टार्च बॉडी एकदम से उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए उसको तोड़ना पड़ता है सिंपलर कंपाउंड्स में विच आर शुगर्स। लास्ट होता है जितना भी फैट है उस ऑर्गेनिक मैटर में, या वो जो डेड मैटर है चाहे वो एनिमल का है या प्लांट, उसमें डेफिनेटली फैट प्रेजेंट है, उस फैट को भी ये लोग तोड़ते हैं इनटू ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड्स। तो जो अमीनो एसिड्स, शुगर, ग्लिसरॉल्स और फैटी एसिड्स है, ये सिंपलर फॉर्म होती है इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, और जब तक ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक इनका कन्वर्जन का कोई फ़ायदा नहीं है, और ये सिंपलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हमारे जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो इन पे कंज्यूम डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास। कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे सैप्रोफाइट्स के। पहला है म्यूकर। म्यूकर को हम मोल्ड्स भी कहते हैं, और जो मोल्ड होता है ये कार्बोहाइड्रेट रिच डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है। तो इसके लिए अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर हमारा कार्बोहाइड्रेट रिच है तो वहाँ पे मोल्ड का ग्रो होना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट रिच ऑर्गेनिक मैटर। उसके बाद इसमें जैसे अगर मैं बात करूँ कि कहाँ ये ज़्यादा ग्रो करता है, जैसे कि ब्रेड हो गई।
आपने देखा होगा बारिश के मौसम में, या फिर आप ब्रेड को ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे काफ़ी ह्यूमिड है, ठीक है, और उसको नॉर्मल टेम्परेचर नहीं मिले, तो ब्रेड में फुई लग जाती है। हिंदी में हम क्या कहते हैं, फुई लग गई, ब्रेड में फुई लग गई, सब्जी में फुई लग गई। इवन कि जो एनिमल डंग होता है, जैसे कि काउ डंग हो गया, उसमें भी आपने देखा होगा कभी कभी ग्रोथ हो जाती है वाइट वाइट कलर की, विच इज़ कॉल्ड एज ग्रोथ ऑफ मोल्ड, और उसे फुई लगना कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोल्ड होते हैं ये इस तरीके से ग्रो करते हैं इन जगहों पे। इनका जो रिप्रोडक्शन मोड होता है ये सेक्सुअली भी कर सकते हैं और एसेक्सुअली भी कर सकते हैं। ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। अब हम अगर ईस्ट की बात करें, ईस्ट सुनाए, ब्रेड बनाओ तो ईस्ट चाहिए, केक्स बनाओ तो ईस्ट चाहिए, ईस्ट आपको हर चीज़ में चाहिए। इनफैक्ट आजकल अगर आप नॉर्मल घर में कोई डो भी लगा रहे हो तो ईस्ट डज वंडर। सो ईस्ट क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से फर्मेंटेशन होती है, और फर्मेंट होने की वजह से ही हमारे केक्स राइज कर पाते हैं, ब्रेड का डो राइज कर पाता है। तो ईस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ईस्ट जो है हमारे शुगर रिच सब्सटेंसेस पे फीड करते हैं। म्यूकर हमारे कार्बोहाइड्रेट रिच पे कर रहे थे, और ईस्ट हमारे शुगर रिच पे करते हैं, जैसे कि जूसेस हो गए, फ्लावर हो गया, फ्लावर नेक्टर हो गए, इवन वाइनयार्ड्स। वाइनयार्ड्स क्या होते हैं, जहाँ पे वाइन बनती है। तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए ईस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बिना ईस्ट के ये कुछ भी फर्मेंट नहीं हो पाता, ठीक है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है सिर्फ एसेक्सुअली होता है, वो भी बडिंग के थ्रू। ये भी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, आपने एक एंटीबायोटिक सुनी है पेनिसिलिन? डॉक्टर जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आपको एक एंटीबायोटिक लिखते हैं पेनिसिलिन, या फिर कोई एंटीबायोटिक लिखते हैं जिसमें आपने अगर उसकी कॉम्पोजिशन पढ़ी हो, उसमें कहीं पे आपने पेनिसिलिन के बारे में पढ़ा हो, तो पेनिसिलिन एक बहुत फेमस एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है। अब जो पेनिसिलियम होता है ये डिकेड मैटर सच एज ब्रेड, जैम, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इवन की डैम्प लेदर, अगर हम जैसे आपने देखा है कभी आपका कोई लेदर से बनी कोई चीज़ है, बेल्ट हो गई, शूज़ हो गए, स्लीपर्स हो गई, बैग्स हो गए, अगर आप उसको ऐसी जगह पे छोड़ दो जहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी है या फिर थोड़ा सा मॉइस्चर है, तो वहाँ पे फंगल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो फंगल ग्रोथ पे जो वो ग्रोथ होती है वहाँ पे वो पेनिसिलियम इज़ अगेन अ सैप्रोफाइट, ये एक तरीके का फंगस ही है जो कि ऐसी जगहों पे ग्रो करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी लेदर पे ग्रोथ देखो तो आप समझ जाना ये एक तरीके का फंगस ही है जो ग्रो कर रहा है, जो कि कॉमनली नोन एज पेनिसिलियम, ठीक है। ऑल राइट, नाउ यहाँ पे ये कुछ मैंने पिक्चर्स लगाई हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सैप्रोफाइट्स दिखते हैं, ठीक है। ये हमारा म्यूकर है। म्यूकर में मैंने आपको बताया ना स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर, और स्पोरेंजियोफोर में इसके बहुत सारे छोटे से स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है, जो स्पोर्स है ना, जैसे प्लांट में पॉलन ग्रेन्स होती है ना, उसको बर्ड्स और हवा और पानी एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ले जाता है, उसी तरीके से ये फंगल स्पोर्स जो होते हैं ये जहाँ भी गिरते हैं, चाहे नेचुरली झड़ जाए या कोई एनिमल ले जाए या प्लांट ले या फिर विंड ले जाए या वाटर ले जाए, कोई भी कैरियर से अगर ये एक जगह से दूसरी जगह पे गिर जाते हैं ये वहीं पे ग्रो होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है क्योंकि इसको कोई पार्टनर नहीं चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए, एंड ये जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस स्पोर्स के थ्रू कर जाते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सा जिफ है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से ग्रो करते हैं, मतलब फंगल ग्रोथ विद इन सेकेंड होती है और बहुत जल्दी पड़ती है। आपने देखा होगा ब्रेड पे एक छोटी सी जगह पे भी एक फंगस लग जाता है तो वो पूरी ब्रेड में बहुत ही कम टाइम में जल्दी से कवर हो जाता है, ठीक है। ये हमारी ईस्ट है, जैसे कि ईस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, ये बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जो आप देख रहे हो ये ग्रीन से स्ट्रक्चर्स छोटे से ऐसे, ये सब क्या है, ये बर्ड है,
तो ईस्ट में बर्ड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ये आगे एक नए ईस्ट में ग्रो कर जाता है। ये वाइन है, हमने अभी मेंशन किया था ना कि ईस्ट जो है वाइनयार्ड्स में भी होता है, तो वाइनयार्ड्स में वाइन बनती है। अगर वाइन फर्मेंट नहीं होगी तो मतलब ग्रेप्स से वाइन बनती है। ग्रेप्स में ईस्ट का कल्चर डाला जाता है, जिसकी वजह से वो उसमें तीनों स्टेप्स करता है। प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक करता है, और स्टार्च को सिंपलर शुगर्स में ब्रेक करता है, एज वेल एज फैटी एसिड्स को फैट्स को फैटी एसिड्स को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। उसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करता है। तो जो ये आपको झाग झाग दिख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? एफरवेसेंस। ठीक है, एफरवेसेंस कहते हैं। और ये किस वजह से होता है? जो ईस्ट है जब वो इन पे एक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से झाग बनते हैं। अब ये मत समझना कि जितने भी हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, कोक हो गई, पेप्सी हो गई, उन सब के अंदर हमारे ईस्ट होता है। नहीं, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पंप किया जाता है सो दैट उसका वो टेस्ट और फ्रेशनेस रहे। ईस्ट वाइन्स में, ब्रेड बनाने में, डो बनाने में, इवन इन सम केक्स, इन सब में ईस्ट यूज़ होती है। ठीक है, ऑलराइट। लास्ट जो हमने पढ़ा था उसका वो है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम भी एक टाइप का सैप्रोफाइट है। अभी ये पेनिसिलियम को जब हम एक कल्चर डिश में ग्रो करते हैं तब हम देखते हैं कि पेनिसिलियम इस तरीके से दिखता है। तो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर की कॉलोनीज है जिसके अराउंड वाइट कलर का सराउंडिंग है। तो जो ग्रीन कलर की कॉलोनीज होती है इसको हम पेनिसिलियम कॉलोनी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ भी आप देखो ये क्लोजर लुक है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर के स्पोर्स प्रोड्यूसिंग फंगल है, और यहाँ पे इसके आसपास ब्लूइश कलर की सराउंडिंग है। ठीक है, तो मतलब ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। जहाँ भी जिस भी बैक्टीरियल कल्चर में अगर आप पेनिसिलियम डाल दोगे तो आप देखोगे कि उस प्लेट में या उस कल्चर डिश में एक भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगा, क्योंकि पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है, यह बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है। चलिए, नेक्स्ट टाइप का जो हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। सिम्बायोटिक आपने पढ़ा ही होगा। सिम्बायोटिक होता है जब दो ऑर्गेनिजम्स मिलके अपनी न्यूट्रिशन ग्रोथ को फुलफिल करते हैं। ठीक है, जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं उसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब जैसे इसमें तीन टाइप के होते हैं हमारे पास है, वी हैव म्यूचुअलिज्म, ठीक है, वी हैव कमेंसलिज्म एंड वी हैव पैरासिटिज्म। तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। म्यूचुअलिज्म मीन्स म्यूचुअल, मतलब जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों का ही फ़ायदा होता है, दोनों ही विन विन सिचुएशन में होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक का फ़ायदा हो गया एक का नुकसान हो गया। ठीक है, कमेंसलिज्म में क्या होता है? म्यूचुअलिज्म में तो दोनों को फ़ायदा हो गया तो दोनों के लिए हम प्लस प्लस डाल देते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिज्म। जो कमेंसलिज्म होता है उसमें एक फ़ायदे में होता है और एक को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये विन विन नहीं होता बल्कि विन और न्यूट्रल वाली सिचुएशन होती है। और पैरासिटिज्म जो होता है ये एक को फ़ायदा होता है और एक को नुकसान होता है। पैरासाइट, अगर कोई पैरासाइट हमें इन्फेक्ट कर जाता है तो पैरासाइट को तो न्यूट्रिएंट्स मिल गए, उसका जो काम था उसका हो गया, बट हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हमें कोई डिसीज़ हो जाती है तो हम लोगों का नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा हो रहा है, कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा है एक को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और पैरासिटिज्म में एक को फ़ायदा एक को नुकसान। ठीक है, अब अगर मैं म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल देखूँ, आपको पता है एक मतलब हम कहते हैं कि ह्यूमंस के गट में बैक्टीरिया होता है, या फिर हमारा जो स्टमक होता है उसमें हेल्दी बैक्टीरिया होता है। दही क्यों कहते हैं कि दही खानी चाहिए या फिर हमें प्रोबायोटिक का इंटेक करना चाहिए? जैसे वो आता है ना आपका, क्या कहते हैं, एक प्रोबायोटिक ड्रिंक आती है, वो हमें पीनी चाहिए, या फिर हमें रोज़ कर्ड खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें हेल्दी बैक्टीरिया होता है। और जो हेल्दी बैक्टीरिया है ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है? ये हमारे गट का जो फ्लोरा होता है उसको मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम जो भी खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करना है,
या फिर हमारी बॉडी का जो अंदर का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको ठीक रखना है। तो इस चीज़ के लिए हमें बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया का इंटेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे कि ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, और इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो बैक्टीरिया जो है फूड का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर मैं डिस्कस करूँ तो क्लाउन फिश होती है, जो कि सी एनिमोन भी एक, अगेन इट इज़ एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। सी एनिमोन के टेंटिकल्स में ये वाली क्लाउन फिश रहती है। ठीक है, इसमें दोनों का फ़ायदा होता है। कैसे, मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, कमेंट्स, अच्छा ठीक है, मैं पहले आपको म्यूचुअलिज्म एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी आप ये डायग्राम देखो, डायग्राम में क्या हो रहा है, डायग्राम में जो क्लाउन फिश है वो इसके ऐसी एनिमोन्स के टेंटिकल्स पर है। ठीक है, तो सी एनिमोन के टेंटिकल्स पे ये वाली फिश प्रेजेंट रहती है। इसमें दोनों का ही फ़ायदा हो रहा है। किस तरीके से, जो टेंटिकल्स में जो गंदगी इकट्ठी होती है वो ये वाली फ़िश खाती जाती है। ठीक है, तो उसको सफाई मिलती है, और जो ये फ़िश है, फ़िश को उसका जो बचा कुचा खाना होता है या जो गंदगी प्रेजेंट होती है उससे उसका न्यूट्रिशन लेवल ठीक रहता है। उसके अलावा बैक्टीरिया ह्यूमन इंटेस्टाइन में, छोटे छोटे से बैक्टीरिया आपको दिख रहे हैं इंटेस्टाइन में, अगर ये बैक्टीरिया नहीं होंगे ना तो एब्जॉर्प्शन में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमने जो खाया पिया हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कहते हैं ना कि बच्चे मोटे नहीं हो रहे इतना खाते हैं, तो हो सकता है उनका इंटेस्टाइनल जो फ्लोरा है बैक्टीरिया का वो ठीक नहीं है, या फिर उनको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो जब तक खाना खा के एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसलिए जो बैक्टीरिया होता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में, ये भी हमारा म्यूचुअलिज्म शो करता है कि दोनों को फ़ायदा है, बैक्टीरिया को जगह मिल रही है और ह्यूमन्स के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, कमेंसलिज्म की अगर मैं बात करूं तो कमेंसलिज्म में मैंने आपको बताया कि एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये टाइप की भी रिलेशनशिप सही है, जब तक किसी को नुकसान नहीं हो रहा तब तक रिलेशनशिप ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक एग्जांपल है, जैसे ये बर्ड होती है एग्रेट्स। एग्रेट्स एक बर्ड होती है। तो जब हमारी गाय, भेड़, बकरियां जब घास चढ़ने जाती हैं तो ये बर्ड जो है ना उसके ऊपर जाके बैठ जाती है। क्यों, जब वो घास चढ़ती है ना तो चढ़ते चढ़ते उसमें से कुछ मच्छर या कीड़े निकलना शुरू करते हैं, छुपे होते हैं ना घास में, वो बाहर निकलते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो ये वाली बर्ड्स उसको खाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो एक को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, गाय को क्या फ़र्क पड़ा, उसके ऊपर एग्रेट्स चल रही हैं तो, बट एग्रेट्स का फ़ायदा हो गया, उसे फ्री में खाना मिल गया, उसे खोज नहीं करनी पड़ी, बट वो अपने आराम से जाके खाना लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक और है स्यूडोस्कॉर्पियंस। ये भी एक इंसेक्ट होते हैं जो कि बीटल्स के विंग कवर में जाके छुप जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसका मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कमेंसलिज्म में मैंने आपको बताया, इसमें पहला एग्जांपल अगर मैं लूँ तो ये एग्जांपल है ऑर्किड्स का। ये जो ऑर्किड्स है ना, ये टी की ब्रांचेस पे ग्रो कर रहे हैं, तो टी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी ग्रो कर जाए, बट ऑर्किड्स को जगह मिल गई ग्रो करने के लिए। ठीक है, ऐसी एक रेमोरा फिश होती है जो कि शार्क्स के साथ चलती है, बड़ी हिम्मत है, शार्क के साथ चलती है। ये छोटी छोटी सी रेमोरा फिशेस होती है और ये शार्क है, ये इसके साथ साथ चलती है। क्यों, जो रेमोरा फिश होती है ना, जब ये शार्क छोटी छोटी मछलियों को खाती है ना तो उसमें जो बचता है सांस में, रेमोरा फिश उसको खाती है। तो इसमें शार्क को तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं ना, उसका कोई नुकसान हुआ, बट इन रेमोरा फिशेस का बड़ा फ़ायदा होता है। ऐसी ये एक एग्रेट्स है। एग्रेट्स का मैंने आपको बताया, भेड़ बकरियों के ऊपर जब ये एग्रेट्स चलती है, उसके बाद ये जो एग्रेट्स होती है इनका भी बड़ा फ़ायदा होता है। ये ऐसे देखो, ये ब्लैक ब्लैक सी छोटी छोटी सी बर्ड्स है, एग्रेट्स हैं, ये इसके ऊपर बैठी हैं आराम से। ये अपना जब घास चढ़ती हैं इसमें से कीड़े निकलते हैं और ये इन कीड़ों या इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। ठीक है, अभी जो लास्ट हमारी रिलेशनशिप रह गई है उसे कहते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में नाम से ही पता चल रहा है, एक को फ़ायदा एक को नुकसान। ठीक है, तो इसमें जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, एक मिसल्टो होता है। मिसल्टो एक प्लांट होता है जो कि ट्री पे जाके अटैच हो जाता है और उसमें से जितना भी वाटर और न्यूट्रिएंट्स है उसको
खींच के अपना न्यूट्रिएंट लेवल पूरा कर लेता है। ठीक है, और ये तो पता ही होगा ना, 3 इडियट्स का फेमस डायलॉग है, कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, वो अपने अंडे दूसरे पक्षी के घोंसले में देती है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो कोयल है उसके बच्चे सरवाइव कर जाते हैं, और जो दूसरी बर्ड के अंडे हैं, कोयल उनको धक्का मार के नीचे गिरा देती है। तो ऐसे काम भी नहीं करना पड़ा, बच्चे भी सरवाइव कर गए। दूसरे केस में उसका घर भी अपना नहीं रहा, बच्चे भी नहीं रहे, जो उससे जो। ठीक है, इसमें आप चलो पैरासिटिक न्यूट्रिशन को हम थोड़ा डिटेल में लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें कुछ कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं। तो फटाफट पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि जब एक को फ़ायदा एक को नुकसान हो, उसे पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसमें जो पैरासाइट होता है वो अपने होस्ट की बॉडी पे फीड करता है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म फूड मतलब उसको रिसीव करना होता है उसे हम पैरासाइट कहते हैं, और जिसकी बॉडी से लेता है उसे हम होस्ट कहते हैं। ठीक है, पैरासाइट क्या करता है, वो फूड और प्रोटेक्शन डायरेक्टली होस्ट से ले लेता है। उसे खाना भी मिल गया, शेल्टर भी मिल गई और प्रोटेक्शन भी मिल गई। पैरासाइट को तो फ़ायदा हो गया, उसने खाना भी ले लिया, न्यूट्रिएंट्स भी ले लिए, वाटर भी ले लिया, जो उसे चाहिए उसने होस्ट से ले लिया। होस्ट में तो कुछ भी नहीं बचा ना, तो होस्ट को हार्म हो गया, होस्ट की बॉडी डैमेज हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए जैसे टेप वॉर्म्स हो जाते हैं, ह्यूमंस में टेप वॉर्म्स हो जाते हैं, फंजाई है, बैक्टीरिया है, फ्लीज है। अब जो डॉगीज़ होते हैं ना, डॉग्स, उनको आपने देखा होगा रेनी सीजन में टिक्स हो जाती हैं। जो टिक्स है ना, छोटी सी इतनी छोटी सी कीड़ा होता है, जो कि डॉग की बॉडी पे ना वो शक्कर की तरह काम करते हैं, उसकी बॉडी से वो खून चूसते रहते हैं, जिसकी वजह से वो इतनी मोटी हो जाती है। अब उसे उसमें वहाँ पे रहा, उसे प्रोटेक्शन मिल गई, जगह भी मिल गई, और खून में से उसका खाना भी होगा। बट डॉग की तो हेल्थ ख़राब हो जाती है ना। ठीक है, ये 3 तरीके के पैरासाइट्स होते हैं, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स और एक्टोपैरासाइट्स। ठीक है, कुछ पैरासाइट्स हो जाए जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, उसको हम एंडोपैरासाइट कहते हैं, और कुछ होते हैं जो उसकी सरफेस पे रहते हैं, जिसको हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं। ठीक है, अभी आप ये देखो, अब इसमें हम कुछ पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ज़रूरी नहीं सिर्फ एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही पैरासिटिक होते हैं, प्लांट्स भी पैरासिटिक होते हैं। एक प्लांट दूसरे प्लांट को भी खा जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहले कस्क्यूटा। कस्क्यूटा क्या करता है, ये जो पिक्चर है ना, ये वाली पिक्चर और एक ये वाली पिक्चर, दोनों कस्क्यूटा की, इस पर आप देखोगे, यहाँ पे जो कस्क्यूटा है ना, इसने ट्री पे के अराउंड अपने को पूरी तरीके से रैप कर लेता है। दिख रहा है, जैसे किसी सांप ने अपने को रैप कर रखा है। इसमें भी इसने अपने को ट्री के अराउंड अच्छे से रैप कर रखा है। तो ये रैप करके क्या करता है, रैप करके उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स और वाटर होता है ना, मेनली तो प्लांट को यही चाहिए, वो उसमें से सक कर लेता है। तो इस वजह से इसको तो पूरा न्यूट्रिशन मिल गया, बट जो ट्री रहता है वो फिर बचता नहीं है, मतलब वो उसको हार्म हो गया। तो पैरासाइट ने उस पर अटैक करा तो वो ट्री मर जाता है। नेक्स्ट हमारा मिसल्टो होता है, ये देखो, ये पॉइजनस प्लांट होता है। तो ये भी इसी तरीके से प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है और वो प्लांट को मार देता है। ठीक है, एक और होता है हमारा घोस्ट प्लांट। घोस्ट प्लांट क्या करता है, ये जो देख रहे हो घोस्ट प्लांट, मरे हुए से लग रहे हैं, घोस्ट प्लांट भी इसी मोड के थ्रू अपना न्यूट्रिशन सक करते हैं अपने सराउंडिंग ट्री से। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं कि इनको न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता, तो इनके पास सोर्स क्या है, ये दूसरे ट्री के ऊपर अपना जाके न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, ये कुछ और प्लांट्स होते हैं जिनको हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं, और नाम से पता लग रहा है ये प्लांट्स दूसरे प्लांट पे फीड नहीं करते, ये प्लांट इंसेक्ट्स को खा के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, ये ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं जहाँ पे काफ़ी ह्यूमिड होता है और मॉइस्चर लेवल काफ़ी कम होता है। ठीक है, और ऑब्वियसली नाइट्रोजन भी चाहिए उन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, तो नाइट्रोजन भी नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स इनके ऊपर आके बैठते हैं ना, ये उनको खा जाते हैं, ट्रैप होता है एक तरीके से। जैसे अगर वीनस फ्लाई ट्रैप की बात करूँ, ये देखो खुला हुआ है, इंसेक्ट आया एकदम से बंद। ठीक है, नेक्स्ट पिचर प्लांट होता है, ये देखो, पिचर प्लांट की ना शेप, उसका ना एक फ्लैप होता है ऊपर को।
ऐसा सा होता है पिचर प्लांट, देखा ही होगा। ये फ्लैप होता है, जब इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठता है ये फटाक से फ्लैप बंद कर लेता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट इसके अंदर आ जाता है और ये उसमें से न्यूट्रिशन ले लेता है। ठीक है, एक और होता है कोबरा लिली। इसमें आप देखोगे हल्का हल्का सा आपको यहाँ दिख रहा है, ये इंसेक्ट ऑलरेडी कोबरा लिली में ट्रैप है। ठीक है, ठीक है। अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में जो है वो है टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही होती है, एक माइकोरिजा और एक लाइकेंस। ठीक है, फटाफट इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो माइकोरिजा होता है, माइकोरिजा किसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है? माइकोरिजा जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो है प्लांट रूट्स और फंजाई के बीच में। किसके बीच में? प्लांट रूट और फंजाई। तो जो फंजाई है ये आके प्लांट रूट के साथ अटैच होकर उसके साथ ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है, सिम्बायोटिक है तो मतलब प्लस प्लस म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है, दोनों को फ़ायदा है। तो इसमें क्या होता है, जो प्लांट रूट है, अब प्लांट रूट सॉइल के अंदर जितना भी वाटर, नाइट्रोजन ये सब अब्जॉर्ब कर पाता है, लेकिन जब फंजाई के साथ लग जाता है ना तो वो उसकी स्पीड बढ़ा देता है। तो जो रूट्स है ना वो और अच्छी तेज़ स्पीड से और ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन वो नाइट्रोजन और वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। और रूट्स के साथ फंजाई ग्रो कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन भी मिल गई, और फंजाई भी न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करता है प्लांट के साथ, तो दोनों को ही फ़ायदा है। ठीक है, तो जो रूट्स होते हैं ना उनको वाटर और मिनरल्स मिलता है फंगस से, और माइकोरिज़ा में, और जो फंगस होता है उसको मिलता है शुगर्स और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स रूट से। ठीक है, तो ये एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही है जिसके अंदर आपको रूट्स और फंगस के बीच में होता है। ठीक है, तो जो रूट्स हैं, फंगस उन्हें उनकी लेवल और स्पीड को और एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और वाटर को ले पाते हैं सॉइल से, और पलटे में जो प्लांट शुगर्स बनाता है और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट्स जो रूट सॉइल से लेता है वो फंगस को देता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो 90% जितने भी लैंड प्लांट्स होते हैं वो इसी एसोसिएशन में रहते हैं माइकोरिज़ा के लिए। ठीक है, तो ये जो जीनस होते हैं प्लांट्स के, ये आप इसके बारे में पढ़ना, इनके साथ माइकोरिज़ा एसोसिएट नहीं करता। ठीक है, तो दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर जर्मिनेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाइनस सीड्स। ठीक है, और जो ये एसोसिएशन होती है ये पैरासिटिक भी हो सकती है और म्यूचुअलिस्टिक भी हो सकती है। तो ये मोस्टली 90% केसेस में म्यूचुअल होता है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है। कुछ केसेस हो सकता है जिसमें पैरासिटिक हो, मतलब फंगस से लग गया। कुछ होते हैं ना, कुछ प्लांट्स हम कहते हैं कि इसमें कीड़ा लग गया या इसमें फंगल ग्रोथ हो रही है जिसकी वजह से वो प्लांट मर जाता है, तो उस केस में वो पैरासिटिक भी हो सकता है। ठीक है, अभी लास्ट जो टॉपिक हम आज का पढ़ेंगे वो है लाइकेंस। तो लाइकेंस भी एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, किसके बीच में? फंगस के बीच में और एल्गे या साइनोबैक्टीरिया के बीच में। ठीक है, तो ये आप देखोगे इसका कलर येलो कलर का है, तो यहाँ पे वो जो माइकोरिज़ा है वो हमारा फंगस और प्लांट रूट्स का होता है, और लाइकेंस फंगस और एल्गे या बैक्टीरिया का होता है। ठीक है, तो जो फंगल पार्ट होता है इसमें उसको माइकोबाइंड कहते हैं, माइको इज फंगल, और जो नॉन फंगल पार्ट होता है या फिर एल्गिल पार्ट होता है उसे कहते हैं फोटोबाइंड। फोटोबाइंड क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, तो लाइकेन पार्टनर्स जो होते हैं उसमें मोस्टली 90% में एक फोटोबाइंड होता है और एक माइकोबाइंड होता है, बट कुछ में जिसमें मोर देन 1 फोटोबाइंड भी होते हैं, मतलब 2 से 3, 4, 5 ब्लू ग्रीन एल्गे या फिर फोटोबाइंड एक माइकोबाइंड के साथ अटैच होकर लाइकेन बना देता है। ठीक है, काफ़ी कलरफुल होता है, देख सकते हो आप, येलो भी हो सकते हैं, ऑरेंज भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं। ठीक है, और जिसमें फाइकोबाइंड होता है उसे हम ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं। तो फोटोबाइंड होते हैं जिसमें फोटो सिंथेसिस के लिए केमिकल प्रेजेंट होता है कॉल्ड एज क्लोरोफिल, और अगर उसमें उस एल्गे में अगर हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे हो जाता है तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? फाइकोबाइंड। ठीक है, तो जो ब्लू ग्रीन एल्गे होता है ना ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, ये इसका रोल होता है। तो ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा, काफ़ी कुछ पढ़ लिया, तो आप इस वीडियो को देखो
लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको कुछ भी इसमें डाउट्स लगते हैं या इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो मेरा चैनल का नाम है बुक्स का फंडा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। अगली बार हम लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, जिसके बारे में मैं फिर डिटेल में आपसे बात करूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।